हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो आपके 11th का 5th चैप्टर है उसका बेटा जो टॉपिक है सीड, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में बेटा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है जो इससे पहले की क्लास में। आज बेटा हमारी 6th वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने रूट और उसके टाइप्स, स्टेम और उसके टाइप्स, लीफ इसके टाइप्स, उसके बाद बेटा फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एंड्रूशियम, गायनीशियम, कैलिक्स, करोला, एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन, उन सब पे डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस पे डिस्कस किया और उसके बाद फ्लावर पे। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सीड होता क्या है। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो फर्दर डेवलप करके फ्रूट बनाती है। ठीक है, ओवरी जो है वो डेवलप करके फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल होता है वो फर्दर डेवलप करके क्या बनाता है, ये तो ओवरी बना, ये फ्रूट बनाएगी। ओव्यूल जो है बेटा वो फर्दर डेवलप होके वो सीड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ओव्यूल जो है वो डेवलप करके सीड का फॉर्मेशन करती है। तो सीड हम लोग आज पढ़ते हैं। सीड होता क्या है? सीड बेटा एक तरह का मैच्योर या राइपेंड ओवरी होती है, ओव्यूल होता है, सॉरी। देखो, seed is a mature या ripen ovary। ओके, सीड की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? सीड की स्टडी को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। और फ्रूट की स्टडी को मैंने आप लोगों को बताया था पोमोलॉजी कहते हैं। सीड क्या है? ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म की। याद करिए बेटा, हम लोगों ने प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ लिया है। प्लांट किंगडम चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो डिविजन्स पढ़ाए थे 5 तरह के, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो शुरू का 3 ग्रुप है, जो शुरू का 3 डिवीजन है, यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसमें क्या होता है? उसमें सीड एब्सेंट होता है, लेकिन जो लास्ट का 2 ग्रुप है उसमें सीड बेटा पाया जाता है। ठीक है, सीड में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले सीड कोट होती है, उसके बाद एम्ब्रियो होता है और लास्ट में एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसे हम लोग कॉटिलिडन कहते हैं। तो 3 चीजें पाई जाती हैं, सीड कोट है, एम्ब्रियो है और तीसरा क्या है? कॉटिलिडन है। ठीक है, तीसरा बेटा कॉटिलिडन है। तो वही मैंने आपको बताया कि सीड किन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सीड कोट होता है। आपको ये बात पता है बेटा कि सीड कोट कहां से डेवलप होता है? याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ओव्यूल के जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एंटेगुमेंट कहते हैं, है ना। ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंटेगुमेंट कहते हैं। यही जब इंटेगुमेंट डेवलप कर जाता है, डेवलप होता है, तो किसमें वो क्या बनाता है? सीड की कोट बनाता है। और ये जो सीड की कोट होती है ये दो, आम तौर पर जनरल केस में 2 लेयर्ड होती है। तो एक तो आउटर लेयर होती है जिसे हम लोग टेस्टा कहते हैं, और एक इनर लेयर होती है, एक बेटा इनर लेयर होती है जिसे हम लोग टेगमेंट कहते हैं। ठीक है, एक टेस्टा होती है और दूसरी आपकी टेगमेंट होती है। ये तो हो गया सीड कोट का मामला। ठीक है, दूसरा आ जाइए, एम्ब्रियो में 2 चीज होती है। एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जिसे हम लोग टिजिलम कहते हैं। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है। प्लिब्यूल और रेडिकल के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम लोग सॉरी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा कॉटिलिडन है, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है उसे कॉटिलिडन कहते हैं। ये डाइकॉट भी हो सकता है और मोनोकॉट भी हो सकता है। डाइकॉटिलिडन मतलब जिसमें 2 कॉटिलिडन हो, जिसमें 2 कॉटिलिडन हो, जैसे केस है, ग्राम है, पी है। और मोनोकॉट जैसे राइस है, वीट है, मेज है, ये सारे मोनोकॉटिलिडनस आते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सीड क्या होता है। सीड कितने तरह का होता है? तो सीड को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो सीड जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है उसे हम लोग इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और दूसरा सीड वो होता है जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, उसे हम लोग बेटा नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म बेटा मैं आप लोगों को बता चुका हूं
जब आप लोगों को एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा था, जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया था, एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन होती है, याद आ रहा है? आपके एंजियोस्पर्म में डबल बेटा फर्टिलाइजेशन होती है। उस डबल फर्टिलाइजेशन से एक क्या फॉर्म होता है, एक तो आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे एम्ब्रियो का काम, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर एम्ब्रियो से सीड का डेवलपमेंट होता है। अब उसमें जाइगोट का क्या फंक्शन था, तो आप कहेंगे भाई जाइगोट का काम ये होता है कि वो एंडोस्पर्म का सॉरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है ताकि एम्ब्रियो फर्दर सीड बना के नया प्लांट डेवलप कर सके। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो साइक को। अब जब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, तो हो सकता है वो पूरा ही खत्म हो जाए भाई, जो एंडोस्पर्म जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, है ना, एंड हो जाए उसका किस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, वो पूरा का पूरा एंड हो जाए, या हो सकता है कि पूरा एंड ना हो, थोड़ा सा बच जाए। तो अगर सीड में एंडोस्पर्म पाया जाएगा तो उसे बेटा हम लोग क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। देखो, फूड इज स्टोर इन एंडोस्पर्म। अच्छा, नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ठीक है, वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। अगर अच्छा, जब एंडोस्पर्म अगर एब्सेंट होगा तो फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा, फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन, इन कॉटिलिडन। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम लोग। अब ये जो एंडोस्पर्मिक सीड है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड, यानी ऐसा डाइकॉट सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाए, या ऐसा मोनोकॉट सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाए। ठीक है भाई, तो अब एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड में एग्जाम्पल है कॉटन है, पपाया है, कैस्टर है। ये कैस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर, टिक लिए बेटा, पूछा जाता है क्वेश्चन में। इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड हो गया कैस्टर। इसी तरीके से इंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडनस सीड मतलब ऐसा मोनोकोटिलिडन प्लांट या ऐसा मोनोकोटिलिडन सीड जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाए। उसका एग्जाम्पल है मेज है, राइस है, व्हीट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाइए आप नॉन इंडोस्पर्मिक में। नॉन इंडोस्पर्मिक में मतलब जिसमें इंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, जिसमें इंडोस्पर्म पूरे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो की ग्रोथ में मेन रोल अदा कौन करता है, इंडोस्पर्म करता है बाय प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो अब नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बेटा ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक डाइकोटिलिडनस सीड और एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडनस सीड। ठीक है भाई, ये दो तरह का होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पी है, बीन है, ग्राम है, ये नॉन इंडोस्पर्मिक तो होंगे लेकिन डाइकोटिलिडनस सीड। बेटा मैं जितना एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा टफ तो है इसे याद करना, है ना, जहन में रखना इसे बहुत थोड़ा टफ है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा जरूर से। और नेक्स्ट है नॉन इंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलिडनस सीड, यानी ऐसा मोनोकोटिलिडन सीड, ऐसा मोनोकोटिलिडनस प्लांट या मोनोकोटिलिडनस सीड जिसमें क्या है, इंडोस्पर्म सीड में ना हो। उसका एग्जाम्पल है वैलिस्नेरिया है और ऑर्चिड है। ये ऑर्चिड बेटा जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक दो पॉइंट्स और बता दो जरा, पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है। देखो याद करो, अगर बेटा तुम लोग को याद कुछ आ रहा है, जब मैं तुम लोग को एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा था, एंजियोस्पर्म में जब मैं तुम लोग को ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था, देखो कुछ जल्दी से बना दे रहा हूं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनाया था, मैंने कहा था ये एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर की तरफ लेयर्स होती हैं, ऐसे, ये बताया था। ये क्या होता है, ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक कह रहा हूं, ये बेटा आपका एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है, ये इंटेगुमेंट है। ये क्या है आपका, ये बेटा इंटेगुमेंट है। यहां मैंने बताया था, देखो इस सेल को मैंने कहा था न्यूसिलस होती है, ये जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं रेड से, ये देखो, ये क्या होती है, न्यूसिलस सेल होती है। बेटा ये न्यूसिलस सेल कैसी होती हैं, 2n होती हैं। और न्यूसिलस सेल का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट, या फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है।
तो दिस न्यूसिलस प्रोवाइड, इट इज अ न्यूट्रिशियस टिश्यू विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू बेटा डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। तो बहुत आमतौर पर जनरल केस में क्या होता है, इन जनरल बेटा, इन जनरल ये होता है कि ये जो न्यूसिलस की जो सेल है वो खत्म हो जाती है। न्यूसिलस की जो सेल है वो जब एम्ब्रियो सैक का या सीड का फॉर्मेशन होता है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें पाई जाती है न्यूसिलस, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीस्पर्मिक सीड। उस तरह के फिनोमेना को पेरीस्पर्म कहते हैं। तो सीड विद पेरीस्पर्म मतलब जिसमें न्यूसिलस इज प्रेजेंट इन सीड। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है चेलाइजोस्पर्मिक सीड। चेलाइजोस्पर्मिक सीड क्या होता है, सीड विद चेलाइजोस्पर्म। चेलाइजो मतलब रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस एट चेलाइजल एंड। यहां इस तरह ये देखो, ये चेलाइजल एंड है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये तुम्हारा चेलाइजल एंड होता है। तो अब अगर न्यूसिलस इस तरफ वाला न्यूसिलस जो चेलाइजल एंड की तरफ है वो बच जाएगा तो उसे हम लोग चेलाइजोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इन दोनों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ना। दो एग्जाम्पल इसका, पेपर डायग्राम है और बीटरूट भी है इसकी, ठीक है। आगे चले। अब देखो, सीड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या होता है, रिजर्व फूड सब्सटेंसेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन ये दो तरह का हो सकता है, डाइकॉटिलिडनस या मोनोकॉटिलिडनस, यानी दो कॉटिलिडन हो या मोनोकॉटिलिडन। अरे भाई तुम दाल में देखो, दाल को तुम ऐसे ब्रेक करो, दो पार्ट्स में टूट जाती है। वो क्यों होती, क्योंकि वो डाइकॉटिलिडनस होती। तो वो जो दोनों जो दाना होता है ना वो दाल का, वो कॉटिलिडन होता है ना। आप इसी तरीके से आप कोई दाल देख लीजिए, या आप राजमा देख लीजिए, आप चना देख लीजिए, राजमे को भी आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। लेकिन आप वीट जो होता है उसे अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो मोनोकॉटिलिडनस होता है। यही हाल चावल का है, चावल को भी आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो मोनोकॉटिलिडनस होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बेटा हम लोग देखते हैं कि डाइकॉट जो सीड होता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ मिल रहा है किससे, दाल से। आपकी चने की दाल है ना, अरहर की दाल, मसूर की दाल, कुछ उसी दाल से ही मिल रहा है। और दाल में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग हाइलम कहते हैं। अभी मैं इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। और उसके बाद एक तरह का पोर होता है। पोर मतलब समझते हो ना, छेद, छिद्र। एक तरह का पोर होता है जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है बेटा। असल में हाइलम क्या होता है, हाइलम एक तरह का स्कार होता है, SCAR। अब आप पूछेंगे सर स्कार क्या होता है। स्कार घाव को कहते हैं। घाव के बाद कोई निशान पड़ जाता है ना, जैसे मान लो अगर मेरे यहाँ पे चोट लगी और चोट लगने के बाद यहाँ निशान पड़ गया, होता है, बहुत लोगों को होता है, तो उसे हम लोग स्कार कहते हैं, है ना। तो ये एक तरह का स्कार होता है सीड पे, और इसका मेन काम ये होता है हाइलम का कि वो फ्रूट से सीड को अटैच करके रखता है। अगर आप कभी भी कोई भी सीड देखिए, आप आम का सीड देख लीजिए या कोई भी आपको अवेलेबल है फ्रूट पे, आप जब उसे देखेंगे बेटा तो आप पाएंगे कि जो सीड होता है, खासकर थोड़ा बड़ा सीड देखिएगा ताकि वो दिखेगा। जैसे आप आम के केस में देख लीजिए, आम आप देखिए, अभी कहते आम का मौसम चल रहा है बेटा, आप लोग देखिए आम आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आम जो है, आम का जो सीड है वो अपने जो उसका मीजोकार्प होता है, जो उसका फ्लैशी पार्ट होता है, जो खाने वाला पोर्शन होता है, उससे अटैच होता है एक पॉइंट से। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। बात समझ में आ गई, है ना। और माइक्रोपाइल क्या होता है, जैसे मैंने आपसे क्या बताया, माइक्रोपाइल एक तरह का पोर होता है, छिद्र होता है ना, एक तरह का पोर होता है। और उस पोर से क्या होता है, एक तरह का बेटा मैंने क्या बोला, एक तरह का पोर होता है, छिद्र होता है। और उस पोर से क्या होगा, उस पोर से गैस, ऑक्सीजन, इस तरह की चीजें अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी, है ना। बात समझ में आ गई भाई। आप खुद बताइए ना कि भाई कोई भी चीज जब डेवलप करती है तो उसकी डेवलपमेंट में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पर भी डेवलपमेंट में ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी। और वो क्या होता है, उस पोर को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है बेटा, माइक्रो
पाइल कहते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में है, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये एक डाइकोटिलेडनस सीड का एग्जाम्पल है। ये जो आपको दिख रहा है ये कॉटिलिडन है ना, ये क्या है, ये कॉटिलिडन है। ठीक है बेटा, ये कॉटिलिडन है। और ये जो बीच में मैंने ब्लैक से दिखाया है, ये क्या है, देखो प्लूम्यूल से रेडिकल के बीच के जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है भाई, रेडिकल से प्लूम्यूल के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, है ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं रेडिकल से प्लूम्यूल के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मैंने ब्लू से बनाया ये कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन मान लो अगर मैं कहूं यहां कट कर रही है तो इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, कॉटिलिडन से बेटा ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इपिकोटाइल कहेगा, ऊपर इपिकोटाइल। और उसके नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, हाइपोकोटाइल कहेगा, कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलो क्या कहलाएगा बेटा, वो हाइपोकोटाइल कहलाएगा। बात समझ में आ गई, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। अच्छा, इपिकोटाइल वाले पोर्शन में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, और हाइपोकोटाइल वाले पोर्शन में होता है रेडिकल होता है। बात समझ में आ गई। एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको समझ में आया। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है कि प्लूम्यूल से रेडिकल के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जो प्लूम्यूल जो है बेटा, जो ये जो प्लूम्यूल है, ये जो प्लूम्यूल होता है, ये मैं बता दे रहा हूं, प्लूम्यूल जब फर्दर, क्योंकि आपको पता कि सीड से ही आगे क्या होगा, प्लांट का डेवलपमेंट होगा, सीड से ही प्लांट का डेवलपमेंट होगा। ये जो प्लूम्यूल है ये फर्दर डेवलप करेगा तो शूट का फॉर्मेशन करेगा। शूट मतलब स्टेम है, फ्लावर है, ये जो सारे पार्ट्स जो होते हैं हमारे शूट के, वो किससे डेवलप करेगा, वो इसी प्लूम्यूल से डेवलप करेगा। और रेडिकल क्या है, रेडिकल से क्या डेवलप होगा, ये रूट डेवलप होगी। बात समझ में आ गई। जो रूट का डेवलपमेंट होगा, रूट का जो पूरा पोर्शन होता है, चाहे वो रूट हेयर हो चाहे दूसरा पार्ट हो रूट का, वो कहां से डेवलप होता है, वो रेडिकल से डेवलप होता है। और शूट वाला पोर्शन जो है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है। बात समझ में आ गई, बोली आगे चले, देखते हैं। अब ये जो बात मैंने आपको समझाई है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, हाइलम क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, ये सारी चीजों को मैं एक लिखवा दे रहा हूं, नोट्स बनवा दे रहा हूं बेटा। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, और मैं रेगुलर ये बात कहता रहता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चल रहे होंगे। रेगुलर बेटा नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोग कई बार कहा है कि आप हर बार वीडियो नहीं देख सकते, या आपकी लिमिटेशन है, आप हर बार वीडियो नहीं देख सकते। आपने एक बार देख लिया है, समझ के नोट्स बना लीजिए। अब अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना, अच्छे तरीके से मतलब ये कि सारे काम धंधों से अलग होके पढ़ाई करेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे, तभी ये पॉसिबल है कि आपको ये बात समझ में आएगी। बेटा देखिए, हम लोग जो वीडियो के जरिए से आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसे प्रॉपर सीरियस होके पढ़िए। उसका रीजन ये है कि देखिए, आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि जब स्कूल खुलेगा, कोचिंग खुलेगी, लॉकडाउन हटेगा, तब आपको फिर से ये पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर से पढ़ाना, फिर से जिस तरीके से अभी हम आराम से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हाँ आपके डाउट्स होंगे, वो डाउट क्लियर किए जाएंगे, वो चाहे डाउट जितने भी हों, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करिए कि चैप्टर फिर से पढ़ाया जाएगा, फिर से एक एक चीज का नोट्स लिखवाया जाएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आप खुद समझिए ना, कैसे पॉसिबल होगा बेटा, ये पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ में आई, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने आप लोगों को हाइलम का फंक्शन बताया था, तो हाइलम क्या होता है, ये एक तरह का स्कार होता है, कहां पर, सीड कोट पे। सीड कोट पे एक तरह का स्कार होता है, थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट, थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट अबव द हाइलम। हाइलम के जस्ट ऊपर की तरफ, वो मैंने आपको दिखाया था, वो एक पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं।
small pore is present called micropyle. It provides the way for the entry of water at the time of seed germination. बात समझ में आ गई? It provides the way for the entry of water at the time of बेटा seed germination. बोलो, बात समझ में आई? ये एक तरह का रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि ऑक्सीजन है, वाटर है, वो जा सके और सीड का जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन आता है, बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं, कि फंक्शन ऑफ हाइलम एंड माइक्रोपाइल, ये क्वेश्चन बेटा आता है कि हाइलम का और माइक्रोपाइल का फंक्शन बताइए। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए तभी आप बता पाएंगे कि हाइलम का और माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, अभी हम लोग उसी पे चल रहे हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो, ये डाइकॉट सीट की बात हो रही है, जो मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाया था इससे पहले वाला, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बेटा समझाया था उसी को मैं लिखवा रहा हूं कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसे हम लोग टिजिलम कह रहे थे। और मैंने आपसे बताया बेटा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, प्लूम्यूल से रेडिकल के बीच का जो गैप होता है ना, उसे ही हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियो इज कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। कॉटिलिडन जो होता है ऑफन फ्लैशी एंड स्टोर फूड मटेरियल। ये ऑफन फ्लैशी, इट इज ऑफन फ्लैशी एंड स्टोर फूड मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल एंड प्लूम्यूल इज प्रेजेंट। ये बात मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेडिकल जो होता है ये रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्लूम्यूल जो है ये शूट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। देखो तुम, ये देखो इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसे हम लोग एपिकोटाइल कहेंगे, और इससे नीचे वाला पोर्शन जो होगा उसे हम लोग हाइपोकोटाइल कहेंगे, है ना, उसे हम लोग बेटा हाइपोकोटाइल कहेंगे। तो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है। अब नेक्स्ट है हाइपोकोटाइल, क्या होता होगा बेटा, हाइपो क्या होगा, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन। बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन उसे हम लोग हाइपोकोटाइल कहेंगे। और हाइपोकोटाइल क्या बियर करता है, हाइपोकोटाइल में बेटा रेडिकल होती है ना, हाइपोकोटाइल में रेडिकल होगी। तो अब अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछा जाए, और आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने यहां पे दो डिफरेंस क्लियर बता दिया है, डिफरेंस बिटवीन एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में प्लूम्यूल होता है और हाइपोकोटाइल बियर्स रेडिकल। एपिकोटाइल क्या होता है, जो अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसे एपिकोटाइल कहेंगे, और अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन के जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसे हम लोग हाइपोकोटाइल कहेंगे। तो पहला हो गया हमारा सीड कोट, दूसरा हो गया बेटा एम्ब्रियो, और थर्ड क्या है, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कैसी होती है, 3N होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। ये बात आप लोग जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। ये कैसे बनती है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनती है, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनती है। एंड इन सम सीड सच एज कैस्टर इट स्टोर फूड मटेरियल, it store food material, and in some plant such as pea या bean endosperm is not present in mature seed। ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को शुरू के ये देखो मैंने ये समझाया था ना, ये बात जो मैंने बताई थी वही बात मैं यहां पे लिखवाया हूं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड, और इसमें ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये असल में मैंने
मेज के सीड का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है भाई, ये मैंने मेज के सीड का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मोनोकोटिलिडनस सीड में क्या होता है बेटा, सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे सीड कोट कहते हैं, है ना। सीड कोट के बाद एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं, ये 3N होती है। एल्यूरॉन लेयर कैसी होती है, ये बेटा प्रोटीनेशियस लेयर होती है। एल्यूरॉन जो है ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है, और इसके अंदर क्या होती है, इंडोस्पर्म पाया जाता है। इंडोस्पर्म भी कैसा होता है, 3N होता है। ये याद रखना, ये दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात कि एल्यूरॉन लेयर डाइकॉट में होती है या मोनोकॉट में, तो ये मोनोकॉट में होती है, एक सवाल बात। दूसरी बात कि एल्यूरॉन लेयर जो होती है वो किस तरह के सब्सटेंस से बनी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से, तो ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है। और तीसरी बात कि ये डिप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड होती है, ट्रिप्लॉयड होती है, तो ये कैसी होती है बेटा, ये ट्रिप्लॉयड होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, ये ट्रिप्लॉयड होती है। बात समझ में आ गई, बोलो बेटा, बात समझ में आई। अच्छा, अब इस और नीचे आओ। अब यहां पर, क्योंकि यहां पर कॉटिलिडन जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा कॉटिलिडन पाया जाता है, और वो एक किनारे पे पाया जाता है, तो उस तरह के कॉटिलिडन को हम लोग क्या कहते हैं, स्कूटुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्कूटुलम कहते हैं, है ना। ये देखो यहां पर जो कॉटिलिडन पाया जाता है उसे हम लोग स्कूटुलम कहते हैं, और ये कैसा होता है, शील्ड शेप होता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। स्कूटुलम कहां पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। उसका शेप कैसा होता है, शील्ड शेप होता है। कॉटिलिडन का दूसरा नाम क्या है मोनोकॉट में, स्कूटुलम है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें। अच्छा, अब इसमें जो मोनोकॉट का सीड जो है, इसमें बेटा एक शीट होती है जिसे कॉल्यूप्टाइल कहते हैं, उसके बाद प्लूम्यूल होता है, और यहां पर एक शीट होती है जिसे कॉल्यूराइजा कहते हैं, और फिर ये रेडिकल होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जो प्लूम्यूल है, मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लूम्यूल डेवलप करेगा तो शूट बनाएगा, और रेडिकल डेवलप करेगा तो रूट बनाएगा। तो कॉल्यूप्टाइल क्या होता है बेटा, प्लूम्यूल को, ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल को जो कवर करता है, प्लूम्यूल को जो अच्छे तरीके से कवर कर लेता है, वो क्या होता है, वो बेटा कॉल्यूप्टाइल होता है। बात समझ में आ गई, बोलो। प्लूम्यूल को जो कवर कर लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लोग कॉल्यूप्टाइल कहते हैं। ठीक है, याद रखना, यह कॉल्यूप्टाइल पूछा जाता है कि कॉल्यूप्टाइल और कॉल्यूराइजा क्या होती है, तो आप बताएंगे ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब वो प्लूम्यूल को कवर करती है तो उसे हम लोग कॉल्यूप्टाइल कहते हैं, और जब वो रेडिकल को कवर करती है तो उसे हम लोग कॉल्यूराइजा कहते हैं। बात समझ में आई बेटा। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैंने मेज का सीड आपका स्ट्रक्चर सामने दिखाया है, पहले तो आप लोगों के बच्चों के बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनको स्कूल का एग्जाम देना है, उनके तो सामने डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है। आप डायग्राम ड्रॉ करिए और मेज के सीड का या मोनोकॉट के सीड का और एक्सप्लेन करिए, या इस पे जो बोर्ड जो कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स हैं जो जिनको नीट देना है, उसमें ये डायग्राम पूछ देता है और उसमें लेबलिंग करने को बोल देता है। ठीक है बेटा, अब इसको जो मैंने अभी आपसे बोला है वो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, है ना, यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मोस्टली मोनोकोटिलिडनस सीड्स कैसे होते हैं, इंडोस्पर्मिक्स होते हैं, बट इन ऑर्चिड इट इज नॉन इंडोस्पर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द सीड ऑफ सीरियल, राइस, मेज, इसे सीरियल कहते हैं। In the seed of such as maize, seed coat is membranous and generally fused with pericarp. Such fruits are called caryopsis. बेटा मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में फ्रूट्स और उसके टाइप्स पढ़ाए हैं। आप लोग मेरे नोट्स पे जाइए जो आप लोगों ने बनाया होगा, उसमें आप देखिए कैरियोप्सिस, बेटा मैंने उसका एग्जाम्पल लिखवा रखा है, राइस है, मेज है, ये मैंने एग्जाम्पल लिखवा रखा है बाकायदा, तो आप देखिए उसको। ठीक है, नेक्स्ट, below the seed coat two structure is present, that is endosperm and embryo. seed coat के नीचे endosperm होगा और embryo होगा। endosperm कैसा होता है, बल्कि है and store food material, so monocotyledonous seeds are endospermic seed. monocotyledonous seeds are endospermic seed. endospermic seed मतलब होता है जिसमें seeds which have
इंडोस्पर्म। सीड जिसमें इंडोस्पर्म होता है उसे हम लोग इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनेशियस लेयर, जिसे हम लोग एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। मैंने एल्यूरॉन लेयर के लिए 2-3 बातें बता दी है बेटा। इस एल्यूरॉन लेयर प्रोटीनेशियस होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंडोस्पर्म कैसा होता है? इंडोस्पर्म बेटा इसमें बहुत स्मॉल होता है एंड लाइज इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एम्ब्रियो। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लार्ज शीप शेल्ड कॉटिलिडन कॉल्ड स्कूटुलम। मैंने आपसे बताया कि मोनोकॉटिक केस में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जो मोनोकॉटिक केस में जो कॉटिलिडन होता है वो काफी छोटी साइज का होता है और उसे हम लोग स्कूटुलम कहते हैं और वो शील्ड शेप होता है। ये स्कूटुलम जो कॉटिलिडन है उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी जिसे हम लोग प्लूम्यूल और रेडिकल कहेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी जिसे हम लोग प्लूम्यूल या रेडिकल कहेंगे। देखो ये दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस और उसमें ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। बात समझ में आ गई? हाँ, लास्ट पॉइंट क्या है? प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन अ शीथ कॉल्ड कॉल्यूप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय कॉल्यूप्टाइल and radical by कॉल्यूराइजा। बात समझ में आ गई? प्लूम्यूल बेटा, प्लूम्यूल जो होता है वो कवर होता है कॉल्यूप्टाइल से और रेडिकल कवर होता है आपके कॉल्यूराइजा से। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया हमारा कंप्लीट मोनोकॉट सीड्स का डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि डॉर्मेंसी ऑफ सीड क्या होती है। डॉर्मेंसी ऑफ सीड क्या होती है बेटा? डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है? डॉर्मेंट क्या होता है? देखिए, डॉर्मेंसी ऑफ सीड का मतलब ये होता है बेटा, डॉर्मेंसी का मतलब ये होता है, डॉर्मेंसी का ये सेंस होता है, ये उसका मतलब होता है कि जो सीड है ना उसे नॉर्मल कंडीशन मिलने के बाद, नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलने के बाद भी अगर उसमें ग्रोथ ना हो तो वो कैसी होती है? उसे हम लोग डॉर्मेंट सीड कहते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्या मैंने बोला? नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलने के बाद भी अगर उसमें ग्रोथ ना हो तो उसे हम लोग डॉर्मेंट सीड कहते हैं। बात समझ में आ गया? उसे हम लोग बेटा डॉर्मेंट सीड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए राइस आप लोगों को पता है कि चावल की खेत के लिए आपको पता होना चाहिए, जब उसकी बुआई होती है तो उस वक्त क्या होता है कि खेत में पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए। यानी उस चावल की सीड्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बेसिक कंडीशन क्या हो गई कि खेत में पानी बहुत होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये उसकी बेसिक कंडीशन है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो ना प्रेजेंट होने के बाद भी, यानी पानी एकदम प्रेजेंट हो, खाद चाहिए वो भी प्रेजेंट हो, इन सारी कंडीशन होने के बाद भी अगर सीड ग्रो ना करे तो उसे हम लोग डॉर्मेंट सीड कहते हैं। बात समझ में आ गया? बोल भाई, समझ में आया बेटा? उसे हम लोग डॉर्मेंट सीड कहते हैं। और एक चीज और होती है जिसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं। क्विसेंट क्या होती है कि किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो नॉर्मल कंडीशन चाहिए जिसमें वो ग्रो करती है वो उसे ना मिले और उसके बाद अगर वो ग्रो ना करे तो उसे हम लोग क्विसेंट कहते हैं। ठीक है, तो dormancy is the condition of seed when it fail to germinate even when the environmental condition necessary for germination are available। अच्छा, एक बात बता दे रहा हूं, डॉर्मेंसी सिर्फ सीड की नहीं होती बल्कि बर्ड्स की भी होती है। कली जो है उसकी भी डॉर्मेंसी होती है। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं डॉर्मेंसी के? पहला ये कि हार्ड सीड कोट, यानी सीड कोट इतना हार्ड है भाई, ये सीड कोट है, अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो है
एम्ब्रियो प्लस कॉटलिडन है, ठीक है। अब सीड कोड इतना हार्ड है कि अंदर से एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है वो बाहर आ ही नहीं पा रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा ये इमेच्योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ही इमेच्योर हो, या तीसरा कि हमने क्या कोई ऐसा इनहिबिटिंग सब्सटेंस डाल रखा है, जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए, या जर्मिनेटिंग इनहिबिटर सब्सटेंसेस हमने मिला रखे हैं, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेटिंग इनहिबिटर। उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, याद रखना बेटा, डॉर्मेंसी को बढ़ाने वाला है ना, प्रमोट करने वाला कौन है, ABA, एब्सिसिक एसिड। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा 10th क्लास में एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड होता है, फिनोलिक एसिड है, काउमेरिन है, ये सारे किसके हैं, किसके रीजन है, दे आर द रीजन फॉर द सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ सीड, सीड की ब्रेकिंग कैसे होती है ना, सीड की ब्रेकिंग कैसे होती है। इसमें सबसे पहला क्या है बेटा, इससे सबसे पहला है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन मतलब है कि मैकेनिकल रप्चर ऑफ सीड कोड। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए सीड कोड बहुत हार्ड हो और उसकी वजह से प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है सीड का, तो स्कैरिफिकेशन मतलब सीड कोड को आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करिए, उस सीड को रेगुलर आप लो टेम्परेचर देते रहिए। बात समझ में आ गई, रेगुलर बेटा आप उसे लो टेम्परेचर देते रहिए, और अगर आप उसे रेगुलर लो टेम्परेचर देंगे तो उसकी डॉर्मेंसी क्या होगी, ब्रेक कर जाएगी। इसे ही हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। डॉर्मेंसी कैन बी ब्रेक बाय ट्रीटिंग द सीड विद लो टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। इससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट समझ में आया आप लोगों को कि हम डॉर्मेंसी कैन बी ब्रेक बाय ट्रीटिंग द सीड विद लो टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। बोल बेटा, समझ में आ गया। और थर्ड है हमारा केमिकल स्टिमुलेंट, यानी हम किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाए। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा जिब्रेलिक एसिड। अब बात समझ में आ गई, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। 4 महीने की डॉर्मेंसी थी, उसे बढ़ा के 6 महीना कर दिया। और जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, डॉर्मेंसी को घटाता है। 4 महीने की डॉर्मेंसी होती है, उसे घटा के 2 महीने की कर देता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है एक्सपोजर टू लाइट, यानी अगर हम जो डॉर्मेंट सीड है अगर हम उसे रेगुलर लाइट प्रोवाइड करेंगे तो उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सीड। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम फैमिलीज का डिस्कशन करेंगे, फेबेसी, सोलनेसी, लिलियसी फैमिली। सबसे पहले हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है उसको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फैमिलीज को डिस्कशन करेंगे, जिसमें उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम भी बनाना हम लोग सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।